सो वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ अमृत पांडे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी निमसेट 2021 के लास्ट 3 मंथ्स की प्रिपरेशन कैसी हो। मेरा नाम अमृत पांडे है और मेरी निमसेट 2020 में रैंक 129 लगी थी। तो मैंने इस पे एक इंटरव्यू किया था वासु सहगल के साथ, उनके चैनल पे द गीक मॉन्क पे। और जैसे ही मैंने इंटरव्यू किया था मुझे उसके बाद काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगे इस टॉपिक पे और बात करने के लिए। हालांकि जो भी मुझे बोलना था मैंने उस इंटरव्यू में काफ़ी सुनाया है। अगर आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको मेरी बैक स्टोरी जाननी है, मैंने एमसीए क्यों किया और निमसेट कैसे क्वालिफाई किया, वहाँ से आप देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़्यादातर इस बात पे कि हमारे लास्ट 3 मंथ्स, जो अब हमारे 3 महीने बचे हुए हैं, अगर आप फेब्रुअरी से देखें तो आपके पास फेब्रुअरी, मार्च और अप्रैल महीना जो बचा है, इसमें प्रिपरेशन कैसे करनी है निमसेट की, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और एक एक चीज़ें जो मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त सीखी थी वो मैं आपको बताऊंगा, जो शायद इतनी डिटेल में शायद आपको कोई अभी तक नहीं बताता होगा। क्योंकि जब मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया तो मेरा एक परसेप्शन इस पे बना था, और फिर मैंने इसमें जाके चीज़ें देखी कि आखिरकार एक निमसेट जैसी एग्ज़ाम या इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आखिर क्रैक किस तरह किया जाता है। ओके, तो लास्ट के 3 मंथ में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। वीडियो में लास्ट 3 मंथ की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक बहुत आसान सा मंत्र होता है। ये मंत्र मैंने जाना है जब मैंने क्रैक किया, क्योंकि क्रैक करने के बाद ही मुझे समझ में आया कि जो चीज़ें मैंने सही करी थी उसी के बल पे मैंने क्रैक किया है। और वो चीज़ें क्या थी, वो चीज़ आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही होगी। एक बहुत सिंपल डायग्राम है जिसमें सिलेबस बीच में रखा है, और इस सिलेबस के तीनों ओर 3 एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी है, जिससे आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ओके, प्रैक्टिस, रिवीजन और रिपीटेशन। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप उठा के देख लीजिए, और जब भी आप उनको देंगे, यदि आपने ये 3 चीज़ें करी हैं अपने सिलेबस के साथ, आपको 100% गारंटी, मेरी गारंटी है कि आपको एक डिसेंट रैंक आएगी। ओके, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपको डिसेंट रैंक भी आएगी। एंड इट इज़ अ टेस्टेड थिंग जो मैंने खुद पे टेस्ट करी है। ओके, प्रैक्टिस, रिवीजन एंड रिपीटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस होता है। सिलेबस क्या है? इट इज़ अ बंच ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न। ओके, एक सिलेबस है जिसको आपको पढ़ना है। पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सिर्फ सिलेबस पढ़ना ही नहीं होता है, वो तो हम स्कूल में भी करते थे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन, और रिवीजन से ज़्यादा ज़रूरी है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको दोबारा रिवाइज करना है। ओके, तो ये लास्ट 3 मंथ में भी आपको यही मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। और अब इसके साथ मैं आगे चलता हूँ ये बताने के लिए कि किनको ये चीज़ें करनी है और क्या क्या किस तरह आपको ये तीनों चीज़ें करनी है। ओके, तो सेकंड हम स्लाइड पे जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो लास्ट 3 मंथ हैं आप सभी के पास, इसमें 3 टाइप के कैंडिडेट्स होंगे जो अभी लास्ट 3 मंथ की प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट, दे आर 3 टाइप्स। ओके, एक टाइप वो जो जिनकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, ज़ीरो प्रिपरेशन, अभी तक किताब भी नहीं खोली है। ओके, टाइप 2 वो हैं जिनका 50 से 75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, वो, और इस टाइप में मैं भी था फेब्रुअरी के टाइम में, जब मेरा 50 to 75% सिलेबस हो चुका था लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। और टाइप 3 वो है जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनको बस अब रिवीजन और रिपीटेशन की ज़रूरत है। ओके, तो इन तीनों को किस तरह करना है प्रिपरेशन इस लास्ट के 3 मंथ में, उसमें मैं आता हूँ। फर्स्ट मैं उठाऊँगा टाइप 2 वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं भी यही था।
मतलब मैं भी टाइप 2 का स्टूडेंट था जब मैंने निमसेट की तैयारी चालू करी थी, और मेरे पास काफ़ी कुछ कवर करने के लिए बचा हुआ था। ओके, फिर भी मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, वही वही मंत्र अपनाया था मैंने। तो टाइप 2 पे हम चलते हैं और देखते हैं टाइप 2 वालों को क्या करना है। ओके, तो अभी आपके पास 50 से 75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ओके, और 50 से 75% सिर्फ मैथ नहीं बोल रहा हूँ, एलआर का भी बोल रहा हूँ। एलआर इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज मैथ। ओके, तो सबसे पहले आपको फोकस किन चीज़ों पे करना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप 2 स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो ये गलती ना करें कि जो सिलेबस उनका छूटा हुआ है, जो इनकम्प्लीट है, उसको करने के लिए बैठ जाए। ये सबसे बड़ी गलती होगी उनकी। ओके, ये गलती नहीं करनी है। यदि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट मैथ में हो चुका है, ओके, 3 to 4 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं माना, आपको वो 3 to 4 टॉपिक छोड़ने नहीं हैं। सबसे पहले जो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है टॉपिक्स, ओके, जो आपने पढ़ लिया है, जिससे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, उन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ऑलराइट, उनका रिवीजन करना है, उनकी फार्मूला कॉपी बनानी है, और रोज़ सुबह उठ के उनके 10 to 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। सेम क्वेश्चंस, जरूरी नहीं नए क्वेश्चन लगाओ, सेम क्वेश्चन। ओके, और आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ ये है कि जब आप सिर्फ 50% सिलेबस पे ही ध्यान देंगे तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा अपनी एलआर और एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करने का। क्योंकि आपको लेवरेज जो है पेपर में, आपको लेवरेज मतलब कि एक एडवांटेज दूसरों से तभी मिलेगा जब आपकी एलआर और एप्टीट्यूड स्ट्रांग होगी। और यही मैंने भी किया था जब मैं फरवरी में था। तब जब महाराष्ट्र सीईटी का नोटिफिकेशन आया था, तब मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यही थी कि मेरा जो ऑलरेडी कवर हो चुका है मैं उसको स्ट्रांग रखूँगा, साथ ही साथ एलआर और एप्टीट्यूड जिसमें कम समय लगता है लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है, वो करके मैं महाराष्ट्र सीईटी में काफ़ी अच्छा स्कोर दूंगा। ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ये मेरी सोच थी। ओके, तो आपको भी कुछ इसी तरह करना है, क्योंकि अभी आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, पर अगर आप ये 50% सिलेबस पे भी ना ध्यान दे के जो बचा हुआ है वो करने पे ध्यान देंगे, तो जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो भूल जाएंगे, और नया जब आप करेंगे वो ऑलरेडी कमज़ोर होगा आपका, मतलब उस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। तो ऑलरेडी फिनिश जो हो गए टॉपिक्स, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए अभी, है ना। नया उठाइए, वो उस पर आता हूँ मैं, 4th पॉइंट है। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको फिनिश टॉपिक पहले करने हैं, रिवाइज करना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है, और फार्मूला कॉपी और कॉन्सेप्ट कॉपी आपने नहीं बनाई है तो बना लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फार्मूला कॉपी। फार्मूला कॉपी बनाइए, रोज़ सुबह उठ के रिवाइज कीजिए फार्मूले, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, द थर्ड थिंग आपको करनी है वो है पेपर सॉल्विंग। पेपर सॉल्व करने की आदत बनाइए। जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं आपके पास करने के लिए। लास्ट है कि इसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो आप जो बचा हुआ सिलेबस है वो कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना टाइम डिवोट करें, कितना कितना समय पढ़ना चाहिए। तो ये एक बेतुका सवाल है। सबसे पहले तो किसको कितना पढ़ना चाहिए वो इस पे नहीं डिपेंड करता कि आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा आने लगेगा, नहीं। ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड होता है। यदि आपकी कैपेसिटी है ज़्यादा पढ़ने की तो आप बिल्कुल पढ़िए, 16 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए, कौन रोक रहा है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। हमारी जो कैपेसिटी है वो 4 से 6 घंटे की होती है ऑन एन एवरेज, इससे ज़्यादा कोई पढ़ भी नहीं सकता। पर किसी की अगर रुचि है, किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ भी सकता है। जैसे कि फरवरी में मेरी जो हालत थी, मैं काफ़ी डरा हुआ था और मुझे काफ़ी सारा सिलेबस करना था, तो मैं लिटरली 8 से 12 घंटे रोज़ बैठ के पढ़ता था सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और एलआर और एप्टीट्यूड पे ध्यान देने के लिए मैं करता था। गलतियाँ मैंने भी करी काफ़ी, तो वो गलतियाँ आपको करने नहीं बोलूँगा कि सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी आपको सभी चीज़ें करनी है, तो सबसे पहले आपको ऑलरेडी फिनिश टॉपिक पे ध्यान देना है, फिर एलआर और एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, पेपर सॉल्विंग पे ध्यान देना है, और इसके बाद समय बचता है तो सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करते जाना है। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो उसको फिनिश टॉपिक की लिस्ट में डालिए और रिवीजन कंटिन्यू कीजिए। अब हम आते हैं टाइप 1 के स्टूडेंट पे जिनका फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है।
देखिए, टाइप 1 जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। ये अच्छा भी परफॉर्म कर सकते हैं लास्ट के 3 मंथ में, और ख़राब भी कर सकते हैं। इनकी पूरी काया पलट हो जाती है यदि ये सही चीज़ों पे ध्यान ना दे तो। यदि टाइप 1 के स्टूडेंट अगर आप हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब आपको कुछ खास नहीं करना है। कुछ खास नहीं करने से मतलब आपको कोई भी नए क्वेश्चंस, बुक्स, ओके, बिल्कुल मिसलेनियस टॉपिक्स नहीं उठाना है। ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। यदि आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं अगर टफ़ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा या करूँगी और मेरे और भी ज़्यादा फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे और मेरे से क्वेश्चन और भी टफ़ लेवल के बनने लगेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ओके, आप और कन्फ्यूजन में जाएंगे और जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी थी वो भी आप भूलते हुए जाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करी है ना टाइप 1 बनने में, उतनी ही नीचे आप जाएंगे अपनी रैंक में अगर आप सही फैसला इस वक्त नहीं लेंगे तो। ओके, तो आपको किस चीज़ें फोकस करना है? आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन पे और रिपीटिशन पे फोकस करना है। ओके, रिवीजन रोज़ आपको करना है फार्मूला और कॉन्सेप्ट का, इंटायर सिलेबस के। जब भी आप उठें अपनी फार्मूला कॉपी उठाएं, फार्मूला और कॉन्सेप्ट की रिवीजन करें। इस तरह करें कि इस तरह करें कि एक वक्त ऐसा आए कि आप ही खुद ही डायरेक्ट फार्मूला लिखने लग जाएं कॉपी में और आपको कॉपी खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले ही मोर देन सॉल्विंग क्वेश्चंस, रिवीजन ऑफ फार्मूला और कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सेकंड इज़ रिपीटेशन। कोई नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, नए बुक सॉल्व नहीं करें। जो बुक ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी थी, एनसीईआरटी हो या आर डी शर्मा हो या कोई ऑब्जेक्टिव बुक हो, यदि आपने सॉल्व कर ली है, कोचिंग मटेरियल हो सॉल्व कर लिए हैं, उसको रिपीट करें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट करें। ये आपके बिहेवियर में पेपर सॉल्विंग की टेक्निक लाएंगे। ओके, वो अपने आप आपका इंट्यूशन बढ़ेगा और आप नए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन नए क्वेश्चंस जो है ध्यान से लगाएं, नए क्वेश्चंस ज़्यादा ना करें, जो ऑलरेडी हो चुका है उसी को रिपीट करें। उसके बाद क्या करना है? प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। रोज़ एक पेपर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, भले ही आपको आता है तब भी उसे बार बार करते जाइए। ओके, और लास्ट है लॉजिक रीजनिंग। देखिए, लॉजिक रीजनिंग जो होता है लास्ट में लोग बच्चे छोड़ देते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और वो सोचते हैं कि एलआर तो हो ही जाएगा। पर 2020 निमसेट में यही हुआ था कि एलआर में एप्टीट्यूड ज़्यादा आ गया था, जिसकी वजह से बच्चों की रैंक घटी है। एलआर इस बार वॉज अ रैंक सेटर पेपर। मैथ तो नहीं था, मैथ तो काफ़ी सिंपल था, पर जो एप्टीट्यूड था इट वॉज़ अ रैंक सेटर। और जिन्हों की एप्टीट्यूड में ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन थी उनकी रैंक अच्छी आई है, और जिन्होंने जो है एलआर को एक तरीके से साइड ट्रैक कर दिया था उनकी रैंक घटी है। तो एलआर पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो आपको कितना टाइम डिवोट करना है? 4 to 6 आवर्स। ओके, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। रिवीजन आपका 2 घंटे में हो जाएगा। रिपीटेशन आप किसी भी एक टॉपिक का उठा के कीजिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री करना है तो ट्रिग्नोमेट्री पे कर लीजिए 2 घंटे। ओके, या फिर कैलकुलस करना है तो कैलकुलस पे रिपीट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करनी है तो वो भी आधे घंटे या 1 घंटे में आपके हो जाएंगे अगर आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है तो। और जब भी आप रात में सोने जाएं तो उससे पहले एक एलआर का पेपर सॉल्व कर दें। ओके, कोई भी एलआर का पेपर हो, कोई भी एलआर का पेपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निमसेट, कोई भी एलआर का पेपर, भले वो यूपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो, बैंक पीओ एग्ज़ाम का हो, वो एलआर का एक पेपर उठा के सॉल्व कर दें। ओके, बहुत टफ़ एलआर सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टफ़ लॉजिक रीजनिंग आता नहीं है। अब हम आएंगे टाइप 3 स्टूडेंट पे। वो हैं जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी अभी चालू नहीं हुई है। ओके, तो ऐसे भी होते हैं। मैं खुद को भी ले सकता था इसमें, क्योंकि मेरी भी एलआर की ही प्रिपरेशन पूरी तरह कंप्लीट हुई थी और कुछ मैथ्स के टॉपिक। तो अगर आपकी बिल्कुल भी नहीं हुई है मैथ की प्रिपरेशन, तब भी आप इस एग्ज़ाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं यदि आप एक सही स्ट्रैटेजी अपनाएं। ओके,
तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? सबसे पहले आपको इजी टॉपिक्स कवर कर लेने चाहिए मैथ में, जो भी इजी होते हैं स्टार्ट के, और सिर्फ एक बुक उठाएं। आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक नहीं उठानी है, आपको सिर्फ इजी कोई सी एक बुक उठानी है, जैसे कि एनसीईआरटी उठा ली या आर डी शर्मा उठा ली। ओके, उसको आपको सॉल्व करना है, और जो टॉपिक्स अच्छे से होते जाएं, इजीली होते जाएं, उनको पहले करना है। उसके बाद ज़्यादा आपको टाइम एलआर में देना है, क्योंकि आपके लिए सबसे इजी चीज़ यही होगी कि आप एलआर से स्टार्ट करें, क्योंकि एलआर काफ़ी इजी होता है, उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, बस प्रैक्टिस चाहिए रहती है। एलआर की काफ़ी सारी प्रैक्टिस करें, है ना, एप्टीट्यूड करें। ओके, इंग्लिश अगर आपको आती तो थोड़े बहुत इंग्लिश में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, एडवांटेज है आपको वहाँ पे भी। और एंड में जब भी 3 मंथ्स के एंड में, या फिर जब भी आप चाहें, तो आप प्रीवियस 5 ईयर के पेपर पूरी अच्छी तरीके से याद कर लें। एक तरीके से आप उन्हें याद ही कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं निमसेट में, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो गए पेपर सॉल्व करने में। आपको भी 8 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी सारा है आपको कवर करने के लिए, और काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, रिपीटेशन करनी है, ओके, रिवीजन करनी है। तो ये थी तीनों टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट जिनको लास्ट के 3 मंथ क्या करना है मैंने बताया। अब एक बहुत ही जनरल सा टॉपिक कि क्या पहले पढ़ें। ओके, इट्स क्वाइट मतलब कि ये काफ़ी ऑब्वियस है कि मैंने जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है ये शायद सभी को पता होगी जो भी वीडियो देख रहे हैं। नहीं पता तो देख लीजिए कि मैथ में सबसे पहले आप सबसे पहले जो मैंने पढ़ाई करी थी वो थी ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट एंड वेक्टर, क्योंकि ये तीनों लगभग सिमिलर टॉपिक्स हैं। कोऑर्डिनेट वेक्टर सब सिमिलर टॉपिक्स हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। वेक्टर में थोड़े बहुत डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, बट फिर भी कोऑर्डिनेट से मिला जुला टॉपिक है। ओके, इसके बाद एक नया टॉपिक उठाएं जो कि जिसका रेलम बिल्कुल अलग है, वो है अलजेब्रा। ओके, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो जब तक आप 6 पे पहुंचेंगे, यदि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन 6 तक भी है ना, ये 6 टॉपिक्स की भी प्रिपरेशन आपकी है अच्छे से। ओके, इसके बाद आता है सेट थ्योरी, उसके बाद कैलकुलस के टॉपिक शुरू हो जाते हैं, फंक्शन, लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आप इसी ऑर्डर में करेंगे तो आपको थोड़ा सिलेबस इजी लगेगा। अगर आप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पहले उठा लेंगे, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन पहले उठा लिया, फिर प्रोबेबिलिटी उठा ली, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि ये टॉपिक्स बड़े भी हैं और समझने में इनको टाइम भी लगता है। तो ऐसे टॉपिक्स उठाएं जो कि डुएबल हों, किए जा सकते हों, और आप उन पे काम करें, क्योंकि वो स्कोरिंग भी होते हैं। ओके, एलआर में मेंटल एबिलिटी, अब एलआर की बात करें तो मेंटल एबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सिलोजिज्म, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, ओके, अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले करनी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एलआर में यहीं से आते हैं, और यही आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं रीजनिंग की। और जब ये कंप्लीट हो जाए तभी एप्टीट्यूड पे आए। अच्छा देखिए, एप्टीट्यूड इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज रीजनिंग, और ये चीज़ इस साल के पेपर ने बता दी है। जब रीजनिंग के क्वेश्चन कम आए थे और एप्टीट्यूड के ज़्यादा आए थे, और जिनकी एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस नहीं थी उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई और रैंक भी उनकी कम आई। एप्टीट्यूड पे उतना ही ध्यान देना है जितना आप मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग पे देते हैं। ओके, लास्ट है कंप्यूटर में कुछ करें ना करें, बाइनरी अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट करें, from representation of conversion of decimal into octal into hexadecimal, or okay, to addition of numbers in 2's complement, binary arithmetic पूरी तरह कंप्लीट होनी चाहिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द इंटायर कंप्यूटर सेक्शन ऑफ द निमसेट पेपर। एक बात और है कि अभी आपको बीच में कुछ नहीं छोड़ना है। ऑलराइट, बीच में आपको प्रिपरेशन नहीं छोड़नी, भले ही आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हों मॉक टेस्ट पेपर में, भले ही आपका मूड नहीं बन रहा हो, भले ही डिप्रेशन आ रहा हो, अभी नहीं छोड़ना है। ये प्रिपरेशन जो लास्ट के 3 मंथ है, ये एक तूफ़ान की तरह है। तूफ़ान में अपनी जो प्रिपरेशन होती है वो एक पेड़ के समान होती है, जिसमें हम उसको पेड़ को पकड़ के खड़े हुए होते हैं। ओके,
तो वो पेड़ को नहीं छोड़ना है। पेड़ की डाली को आप छोड़ोगे तो लय आपको, प्रलय जो है वो ले जाएगा। पेड़ की डाली को नहीं छोड़ना है, राइट। प्रिपरेशन जितनी भी है आपकी है, ऑलराइट। आपकी प्रिपरेशन है जितनी आपने करी है वो भी आपके लिए एडवांटेजेस हो सकती है, लेकिन सही चीज़ सही टाइम पे सही चीज़ें करें। फालतू की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में ना जाएं, एक्स्ट्रा ना पढ़ें। जितना पढ़ा है वो काफ़ी है, उसी में से आएगा। और उसी में से आएगा और रिपीटेशन करते रहें, ऑलराइट। रिपीटेशन नहीं छोड़ना है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूँगा, और आप लोगों को जो जो भी डाउट हो एक्स्ट्रा, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। मेरा एक डिस्कॉर्ड चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको ज्वाइन करके पर्सनली पूछना है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, ऑलराइट। So best of luck for your exams, okay? I will always be there for you to help in your strategies and to help in guiding you through the motivation, giving you motivation, guiding you through your depression, okay? और एट दी एंड यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ले। ये निर्णायक चीज़ नहीं है आपके जीवन की, ऑलराइट। सब अच्छा ही होगा, और बस रोज़ कंसिस्टेंसी बना के पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।